सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। होली वाले दिन अगर आप सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बस या मेट्रो से सफर की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। दिल्ली में शुक्रवार को होली वाले दिन दोपहर तक बस और मेट्रो दोनों का परिचालन नहीं होगा। त्योहार के कारण यात्रियों के नहीं मिलने के कारण डीटीसी और मेट्रो प्रबंधन ने यह फैसला किया है। दोनों का परिचालन दोपहर के बाद किया जाएगा। डीटीसी की ओर से इसे लेकर एक बयान जारी किया गया है। बयान के मुताबिक डीटीसी की बस का परिचालन होली वाले दिन दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगा। उसके बाद भी यात्रियों की संख्या कम होने के चलते कुछ जरूरी और व्यस्त रूट पर ही बस उतरेंगी। रोज की तुलना में डीटीसी सिर्फ 898 बस ही परिचालन के लिए उतारेगी। इसलिए यात्रियों से अपील की गई है कि सफर की योजना इस बात को उसे ध्यान में रखकर बनाएं। वहीं मेट्रो का कहना है कि दोपहर तक मेट्रो का परिचालन बंद रहेगा। हालांकि कितने बजे तक सेवा बंद रहेगी, इस पर अंतिम फैसला बुधवार को किया जाएगा। उसके बाद आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी दी जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने यमन में हत्या के एक मामले में मौत की सजा पाई केरल की एक महिला निमिषा प्रिय को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने खून के लिए पैसे के भुगतान में केंद्र सरकार को शामिल करने का निर्देश देने से मंगलवार को मना करते हुए कहा कि कोई भी दूतावास खून के पैसे ब्लड मनी देने के लिए बातचीत का हिस्सा नहीं हो सकता है। एक संगठन द्वारा भारतीय नागरिक निमिषा प्रिया के जीवन को बचाने के लिए केंद्र के हस्तक्षेप की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि अदालत भारत सरकार से इस तरह की ब्लड मनी के भुगतान को स्वीकार करने के लिए नहीं कर सकती है और अधिकारियों से महिला की दोष सिद्धि के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की सुविधा देने का अनुरोध किया है। ब्लड मनी से तात्पर्य अपराधी या उसके परिजनों द्वारा पीड़ित के परिवार को दिए गए मुआवजे से है। याचिकाकर्ता सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल ने केंद्र को राजनयिक हस्तक्षेप की सुविधा के साथ साथ निमिषा प्रिया की ओर से पीड़िता के परिवार के साथ बातचीत करने के लिए निर्देश देने की मांग की ताकि स्थानीय कानून के अनुसार समयबद्ध तरीके से खून का पैसा देकर उसकी जान बचाई जा सके। ई-व्हीकल सेल इन दिल्ली। राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में तेजी आई है। इस वर्ष जनवरी से लेकर अब तक जितने भी इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उनमें से 55% दोपहिया वाहन हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष जनवरी से लेकर 14 मार्च तक कुल 10,707 इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनमें से 5,888 दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन, ई बाइक और ई स्कूटर हैं। बाकी के 45% इलेक्ट्रिक वाहनों में ई रिक्शा, ई कार, ई बस, इलेक्ट्रिक हल्की मालवाहक गाड़ियां और ई कार्ट हैं। जनवरी में 1,760 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जबकि फरवरी में ऐसे 2,383 वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ। वहीं 14 मार्च तक कुल 1,745 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि रुझान दिखाता है कि दिल्ली में ई बाइक और ई स्कूटरों की मांग बढ़ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी आप और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की मांग करने वाली कांग्रेस नेता की याचिका को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया। याचिका में केजरीवाल के खालिस्तानी अलगाववादियों के साथ संबंध होने का आरोप लगाया गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि वह इस तरह की बेबुनियाद याचिकाएं दायर न करें। बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि आपकी याचिका में आपने कहा है कि अधिकारियों को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री के केंद्रीय गृह मंत्री के पत्र का संज्ञान है, फिर हमें किसी भी जांच के लिए निर्देश देने का सवाल कहां उठता है। कृपया ऐसी घटिया याचिकाएं दायर न करें, यह पूरी तरह से बेबुनियाद है। क्या यह सोचने का कोई कारण है कि अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे या कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के सांसद ने मंगलवार को संसद में मांग की कि राजधानी एक्सप्रेस को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 16 पर ही लगाया जाए। उन्होंने कोविड से पहले के दिनों की तरह 16 नंबर प्लेटफॉर्म से चलाने की मांग करते हुए कहा कि इससे बिहार से आने वाले यात्रियों को सुविधा होगी, क्योंकि वे घर से आते समय अनाज और ताजा सब्जियां लेकर आते हैं। सीतामढ़ी से जेडीयू के लोकसभा सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि पटना राजधानी को कोविड से पहले प्लेटफॉर्म नंबर 15-16 पर लगाया जाता था, लेकिन अब इसे 7/8 पर कर दिया गया है। उन्होंने कहा, ट्रेन यहीं आती है और यहीं से जाती है। जब हम बिहार से आते हैं हम चावल, दाल, गेहूं और सब्जियां घर से लेकर आते हैं।
उन्होंने नई दिल्ली स्टेशन पहुंचने पर होने वाली दिक्कतों का जिक्र करते हुए कहा, हम 7 नंबर प्लेटफॉर्म के आसपास उतरते हैं, कार अजमेरी गेट पर होती है। प्लेटफॉर्म नंबर 16 के बाद डंडा पिंटू ने लोकसभा में रेलवे पर डिमांड फॉर ग्रांट को लेकर बहस में हिस्सा लेते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने आगे कहा कि जब लोग बिहार से आते हैं तो साथ में खेत की ताजा सब्जियां लेकर आते हैं, इसलिए ट्रेन प्लेटफॉर्म 16 पर लगनी चाहिए। विजय गोयल मोबाइल फोन रिकवर्ड। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के पूर्व सांसद विजय गोयल से छीना गया मोबाइल फोन महज कुछ घंटों के अंदर ही बरामद करते हुए झपटमारी के आरोपी युवक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। झपटमार ने इस फोन को दूसरे व्यक्ति को 2200 रुपए में बेच दिया था। पुलिस ने बताया कि मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। आरोपी पहले भी 4 ऐसे मामलों में शामिल रहा है। एक पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दरियागंज निवासी साजन 22 वर्ष ने सोमवार शाम को विजय गोयल का फोन उस समय कथित तौर पर छीन लिया था जब वह सुभाष मार्ग से होकर दरियागंज से लाल किले की ओर जा रहे थे। उन्होंने बताया कि साजन ने उत्तरी दिल्ली में लाल किले के पास गोयल का फोन कथित तौर पर छीन लिया था और उसे दरियागंज इलाके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उपायुक्त उत्तर सागर सिंह कलसी ने घटना की जानकारी देते हुए सोमवार को बताया था कि शाम करीब 6:45 पर गोयल की कार जब जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के पास पहुंची तो नीले रंग की कमीज और सफेद टोपी पहने हुए एक शख्स उनकी तरफ आया और उनके हाथ से फोन छीनकर भाग गया। हरियाणा के पलवल में कुंडली मानेसर पलवल केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ एक नया शहर बसाया जाएगा। हरियाणा सरकार के 5 नए शहर बसाने के विजन में इसे शामिल किया है। इसके अलावा केएमपी के साथ प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर 4 नए शहर बसाए जाएंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को हरियाणा विधानसभा में सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल का यह जवाब दिया। सरकार की इस योजना को लेकर पलवल के लोग काफी उत्साहित है। पलवल में आईएमटी की उम्मीद बंधी। पलवल में केएमपी के साथ नया शहर बसाने के साथ साथ आईएमटी की भी उम्मीद बंधी है। सोमवार को सदन में पलवल में आईएमटी लाने की सरकार की योजना को लेकर सवाल पूछा गया। इसका जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की पद्मा योजना के तहत प्रदेश सरकार ने 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट का प्लान तैयार किया है, जिससे प्रदेश में विकास एवं रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। KVS एडमिशन 2022 में आगामी सत्र से पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु 6 साल निर्धारित करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिल्ली में समान शिक्षा के लिए 2 अलग अलग तरह के स्कूल नहीं हो सकते, जिनमें से एक में पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष जबकि दूसरी तरह के स्कूल में 5 वर्ष निर्धारित की गई है। केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित करने के केंद्रीय विद्यालय संगठन के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि अदालत राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, लेकिन पहली कक्षा में दाखिले के लिए 2 अलग अलग आयु मानदंड होने से एक विषम स्थिति पैदा होगी। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। अदालत ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय भी अन्य स्कूलों की तरह हैं। केंद्र सरकार यह नहीं कह सकती कि क्योंकि मैं इन स्कूलों का संचालन कर रही हूं तो मुझे छूट है। अदालत ने कहा कि दिल्ली में समान शिक्षा के लिए 2 अलग अलग तरह के स्कूल नहीं हो सकते। दिल्ली के वजीरपुर में एक शख्स ने ठगी के लिए किराए पर दुकान लेकर कोरियर कंपनी खोली और एक शख्स के 1.25 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आरोपी ने किराए पर दुकान लेने के लिए एक महिला के कागजात का इस्तेमाल किया था। ताज्जुब की पुलिस सत्यापन में भी उस पर शक नहीं हुआ था। पुलिस के अनुसार वजीरपुर गांव स्थित शिव मार्केट में 4 महीने पहले यश शर्मा नाम के एक शख्स ने कोरियर कंपनी खोली। आरोपी ने खुद को गुजरात का रहने वाला बताया था। मकान मालिक ने रेंट एग्रीमेंट के लिए दस्तावेज मांगे तो उसने कहा कि वह मां के नाम से यह कंपनी खोल रहा है। यश ने मंजू शर्मा के नाम के आधार पैन कार्ड मकान मालिक को थमा दिए। रेंट एग्रीमेंट बनने के बाद मकान मालिक ने पुलिस से सत्यापन भी कराया। महिला मंजू शर्मा गुरुग्राम में ही रहती हैं और पता भी सही था। ऐसे में किसी को शक नहीं हुआ। पुलिस के अनुसार आरोपी यश शर्मा हवाला के धन व सोना कोरियर से भेजने का काम करता था। 3 मार्च को एक शख्स 1.25 करोड़ रुपए लेकर यश की दुकान पर पहुंचा। आरोपी ने रुपए गिनने का बहाना किया और रकम लेकर फरार हो गया। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की कथित रूप से आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में 24 वर्षीय एक व्यक्ति को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने 13 मार्च को फेसबुक पर योगी आदित्यनाथ और मायावती की मॉर्फ्ड तस्वीर शेयर की थी।
इस पोस्ट पर कई सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए जेवर पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर एक FIR दर्ज की थी। एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि आरोपी की पहचान जेवर थाना क्षेत्र के दयानतपुर गांव निवासी आमिर खान के रूप में हुई है। उसे मंगलवार सुबह सबौता अंडरपास के पास गिरफ्तार किया गया। जेवर थाना SHO उमेश बहादुर ने कहा कि आमिर खान एक दिहाड़ी मजदूर है और उसे प्रक्रियाओं के अनुसार स्थानीय अदालत में पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आरोपी ने पुलिस यह नहीं बताया कि उसने यह मॉर्फ तस्वीर क्यों डाली। एक स्थानीय पुलिस अधिकारी की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है, जिसने एक ट्विटर यूजर द्वारा इस मुद्दे को उजागर किए जाने के बाद मामले की जांच की थी।